स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि बनाए गए ऐसे महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर जो बीते हफ्ते सुर्खियों में रही। एपिसोड की शुरुआत मानचित्र पर आधारित एक सवाल से करते हैं। तो आप सभी को बताना है कि असम की सीमाएं भारत के किन राज्यों के साथ संलग्न होती है। अगर असम की स्थिति को हम देखें तो कुछ यहाँ पर इस तरह से असम स्थित है और इससे संलग्न राज्यों की अगर बात करें कौन कौन से राज्य भारतीय राज्य इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इसके साथ संलग्न होते हैं, तो यहां पर देखें वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये वो राज्य हैं जो कि अपनी सीमा को असम के साथ साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे राज्य हैं जो कि असम के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इस तरह के सवालों का हमारा मकसद यही है कि यदि इस तरह का कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोग इसे आसानी से हल कर सकें। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न आज के एपिसोड में आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में महिलाओं को 1 वर्ष का मातृत्व अवकाश प्रदान करने की घोषणा की है? विकल्प है मणिपुर, सिक्किम, गोवा या मध्य प्रदेश। तो दरअसल अभी हाल ही में सिक्किम ने महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक होगी। इसके बारे में थोड़ा अगर डिटेल में देखें तो अभी हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए, यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि यह जो अवकाश दिया जाएगा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है, ना कि प्राइवेट सेक्टर के महिलाओं के लिए या कर्मचारियों के लिए, ठीक है। तो के लिए एक 12 महीने के मातृत्व अवकाश और 1 महीने के लिए पितृत्व अवकाश की घोषणा की है। यह घोषणा सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ की वार्षिक आम बैठक में की गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवारों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी। बात करें इससे संबंधित यानी कि मातृत्व लाभ से संबंधित कोई अधिनियम है तो एक अधिनियम भी है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार एक कामकाजी महिला 6 महीने या 26 सप्ताह के वेतन सहित मातृत्व अवकाश की हकदार है। यानी कि इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में भी ऐसी महिला के लिए अवकाश की बात की गई है जो कि प्रेग्नेंट है और उसकी अवधि जो है 6 महीना या 26 सप्ताह, और इस अवकाश के दौरान यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो उसको वेतन भी दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में किया गया है। बात करते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहां पर राज्य का नाम मिस हो गया है, यहां पर राज्य का नाम आप लोग कर लीजिएगा, राजस्थान। यानी कि गृह श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। यह पहला स्टेटमेंट है। हाल ही में राजस्थान ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित देश का पहला गिग वर्कर्स बिल 2023 पेश किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो दोनों ही कथन सही है। दरअसल अभी हाल ही में राजस्थान ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित देश का पहला गिग वर्कर्स बिल 2023 पेश किया है और ऐसा करने वाला जो राजस्थान है वह देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला राजस्थान जो है पहला राज्य बन गया है इस बिल के माध्यम से। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यहां पर यह बात देखें, यह बिल है, विधेयक है, कानून नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो राजस्थान ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित देश का पहला गिग वर्कर बिल 2023 पेश किया है जिससे यह गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह अभी बिल पेश किया गया है, कानून नहीं बना है, लेकिन बिल पेश करने वाला पहला राज्य भी बन गया है और संभवतः यह जब पारित हो जाएगा तो इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में कानून के रूप में आप सभी के सामने आ जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। यह राज्य में गिग श्रमिकों को सभी राज्य के एग्रीगेट्स के साथ पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगा। अब गिग वर्कर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। गिग वर्कर्स मुख्य रूप से ऐसे लोग जो भी किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी नहीं माने जाते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है उन्हें काम तो देता है लेकिन वो उसे अपने एम्प्लॉय के रूप में पंजीकृत नहीं करते हैं, उसे एम्प्लॉय नहीं मानते हैं। इसमें मुख्य रूप से
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है और गिग वर्कर्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से अल्प अवधि के लिए कार्य करते हैं। लॉन्ग अवधि के लिए बात करें या स्थायित्व के साथ ये लोग काम नहीं करते हैं। अल्प अवधि के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी रखे जाते हैं, फ्रीलांसर भी रखे जाते हैं, इसमें मुख्य रूप से लेखक हो गए। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे जो फूड आइटम्स, जैसे कि स्विगी है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, डिलीवरी बॉयज जो भी हैं, ये सारे गिग वर्कर्स के अंतर्गत ही आते हैं। इनकी सामाजिक सुरक्षा और इनकी नौकरी की सुरक्षा, रोजगार गारंटी को लेकर के कई दिनों से काफी समय से सवाल उठाए जा रहे थे और ये लोग अब गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कानून, एक मॉडल कानून की भी बात कर रहे थे। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानसभा में गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बिल पेश किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में स्पेस एक्स नामक कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को जुपिटर 3 नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो दरअसल एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार सैटेलाइट या उपग्रह को लॉन्च किया है और इसका नाम जुपिटर 3 रखा गया है। तो दोनों कथन सही है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर अगर एक्सप्लेन करके देखें या एक्सप्लेन सेक्शन को देखें तो यहां पर आप देखें 27 जुलाई को एलन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी स्पेस एक्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, लॉन्च किया गया है, जिसको जुपिटर 3 नाम दिया गया है। यह फॉल्कन हेवी रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। कहां से? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा में। यह ट्रिपल बूस्टर रॉकेट के लिए स्पेस एक्स का 7वां प्रक्षेपण है। किसके लिए? ट्रिपल बूस्टर रॉकेट के लिए। फॉल्कन हेवी रॉकेट इस उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करेगा। भूस्थैतिक कक्षा, ध्यान रखिएगा, यहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में आर्मी का पहला आधार केंद्र कहां लॉन्च किया गया है? विकल्प है लेह, भोपाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर नई दिल्ली। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि नई दिल्ली। दरअसल अभी हाल ही में आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स ने सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस में पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र, जिसे संक्षिप्त में पेस PAE पेक कहा जाता है, का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन नई दिल्ली में सेना के लिए किया गया है। यह आधार केंद्र सेना डाक सेवा के माध्यम से खोला गया है। किसके माध्यम से? सेना डाक सेवा के माध्यम से खोला गया है और यह डाक विभाग की एक नई पहल है। किस विभाग के अंतर्गत? डाक विभाग के अंतर्गत। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, सन ऑफ कॉनकोर्डे क्या है? शनि का एक नया चंद्रमा, एक विमान, एक उपग्रह या फिर एक रोबोट? दरअसल यह नासा के एक मिशन के अंतर्गत तैयार किए जाने वाला एक विमान है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सन ऑफ कॉनकोर्ड जो है एक विमान है। किस मिशन के अंतर्गत? मिशन क्वेस्ट के अंतर्गत। और यह मिशन जो है नासा का है और इसी के अंतर्गत इसको तैयार किया जा रहा है। आपको दुनिया के सबसे पहले सुपरसोनिक वाणिज्यिक विमान कॉनकोर्डे के बारे में याद होगा। अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए, दुनिया का पहला जो सुपरसोनिक वाणिज्यिक विमान था उसका नाम कॉनकोर्ड था, जो अपनी उल्लेखनीय गति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके रखरखाव और खर्च के चलते साल 2000 में हुए एक बड़े हादसे के बाद इसका संचालन रोक दिया गया था। अब इस विमान की नासा के X-59 एयरक्राफ्ट के रूप में वापसी हो रही है, जिसे सुपरसोनिक विमान को सन ऑफ कॉनकोर्ड नाम दिया जा रहा है और इसको जो है क्वेस्ट मिशन के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सफदरजंग मकबरा कहां स्थित है? विकल्प है आगरा, हैदराबाद, लखनऊ या फिर नई दिल्ली। तो दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके संरक्षण के लिए, इसकी देखभाल के लिए जो भी कार्य पहले से चल रहा था उसको फिर से एक बार बहाल कर रहा है। सफदरजंग मकबरा की बात करें तो यह नई दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे की जो सबसे ज्यादा खास बात है उसकी अगर बात करें तो यह मुगल साम्राज्य यानी मुगल शैली में निर्मित अंतिम उद्यान मकबरा है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मुगल शैली में बना अंतिम उद्यान मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 मकबरों का नाम दे दिया जाएगा और आपको सही उत्तर चुनना होगा। तो सही उत्तर आपका होगा
सफदरजंग मकबरा। दरअसल यहाँ पे देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जल्द ही सफदरजंग मकबरे की केंद्रीय गुंबद पर संरक्षण और बहाली का काम पूरा करेगा। यह मुगल शैली में निर्मित अंतिम उद्यान मकबरा है। यह कहाँ स्थित है? सफदरजंग रोड और अरबिंदो मार्ग का चौराहा, नई दिल्ली में यह स्थित है। इसे 1753-54 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के अधीन अवध के वायसराय सफदरजंग के मकबरे के रूप में बनाया गया था। किस मुगल सम्राट के? मोहम्मद शाह। इनका नाम याद रखिएगा कि ये कब बनाया गया था। अगला सवाल है, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विकल्प है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर असम। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी गोवा। दरअसल अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बंबई उच्च न्यायालय ने गोवा सरकार को महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने के निर्देश दिया है। अब बात करें इस अभ्यारण्य के बारे में तो यह गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है। अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर कई सुरम्य झरने भी हैं। सबसे प्रमुख यहाँ पर वज्रा सकला झरना है। वज्रा सकला झरना कहाँ पर है? गोवा में है। किस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत है? महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बिरडी झरना भी है। तो ये जो झरने का नाम यहाँ पर है ये काफी महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे इन झरनों का नाम देकर के ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है ये झरना। इनके नाम दे देगा और आपको पता होगा कि कौन सा झरना, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सही होगा। यहाँ पर देखिए वज्रा झरने के पास की चट्टानें गंभीर रूप से लुप्त प्राय लॉन्ग बिल्ड गिद्धों के घोंसले के मैदान के रूप में जानी जाती हैं। यह भी पूछा जा सकता है, यह भी एक सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। तो लगभग यहाँ की जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सभी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की तरफ चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना, और सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए पाठ्यक्रम की शुरुआत दृष्टि संस्थान की ओर से ऑनलाइन मोड पर दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से कर दी गई है। इसमें क्या सुविधाएं आप सभी को मिलेगी आप सभी देख सकते हैं। तो इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए कोई क्वेरी है या आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टि संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल बनाया गया है, कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई है? विकल्प राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर या फिर नई दिल्ली। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है, माफ कीजिएगा, यानी जम्मू और कश्मीर। तो कैनबिस मेडिसिन जो प्रोजेक्ट है ये भांग से जुड़ा हुआ है, एक प्रोजेक्ट है। इसमें जो भांग को हम मेडिसिनल पर्पज से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके उद्देश्यों में शामिल है। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर को भारत की पहली, ये बात भी ध्यान रखिए कि भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करने का मौका दिया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य चिकित्सा प्रयोजनों के लिए भांग की क्षमता का उपयोग करना है, विशेष रूप से न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के इलाज में। जम्मू कश्मीर और पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके अलावा भांग के औषधि लाभों पर जोर देना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें जिसको पहली बार जम्मू और कश्मीर जो है इसका नेतृत्व करेगा, तो यहाँ पर भांग के औषधीय इस्तेमाल क्या हो सकते हैं इसके ऊपर इस परियोजना के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा और लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 लॉन्च किया है? आपके विकल्प है पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो अभी हाल ही में भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसको जो है नीति आयोग द्वारा ऊर्जा और जलवायु थिंक टैंक वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। और इसका कार्य क्या होगा? मुख्य रूप से यह सरकार द्वारा प्रकाशित स्रोतों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु और संबंधित आर्थिक डेटाबेस पर वास्तविक समय के डेटा के लिए देश का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है ये। तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही साथ वसुधा फाउंडेशन और नीति आयोग के सहयोग से, दोनों के सहयोग से इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, बटागाइका क्रेटर कहां स्थित है? विकल्प है रूस, अमेरिका, ब्राजील या फिर इक्वाडोर। प्रश्न का सही उत्तर है बटागाइका क्रेटर जो है रूस में स्थित है। दरअसल
अगर इसकी बात करें तो बटागाई का क्रेटर जो है विश्व का सबसे बड़ा 1 किलोमीटर लंबा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है ये, जो ग्लोबल वार्मिंग और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण फैल रहा है। निर्वनीकरण से भूमिगत परमाफ्रॉस्ट पिघलने लगा है, जिससे रूस के शाखा गणराज्य में क्रेटर का विकास हुआ है। शाखा गणराज्य ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस विकास हुआ है। इसमें खतरनाक जैविक कार्बन भी मौजूद है जो इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो रूस में तापमान चिंताजनक दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक तीव्र है, जिसकी वजह से यह जो क्रेटर है काफी महत्वपूर्ण हो गया है रूस के लिए कि यहाँ पर इसकी वजह से वहाँ पर जो तापमान है उसमें वृद्धि देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं रूस के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय यह बना हुआ है, जिसकी वजह से ये हाल में सुर्खियों में भी बना हुआ है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल, और इस अंतिम सवाल के साथ ही आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया।